हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और बेहतर और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपनी क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है, उसमें हम लोग कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे थे। और उस क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी पृथ्वी पर जो जीवन है उसकी उत्पत्ति के विषय में हम लोग बात किए थे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो पूरा टाइम पीरियड हुआ करता था वो हमने कवर कर लिया था, और ज्योग्राफिक दृष्टिकोण से पर्वतों के निर्माण में कौन सा काल हुआ उसको भी हमने कहीं ना कहीं कवर कर लिया था। उसके बाद में एक नया टॉपिक छोटा सा रहता है, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आपका जो एटमॉस्फेयर है, मतलब वायुमंडल है, वायुमंडल का बनना बाकी रह गया था। तो वायुमंडल का बनना हम लोग आज देख लेंगे, और उसके बाद में हमारा ये टॉपिक कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उसके बाद में कल की क्लास से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट हो जाएंगे, कर देंगे, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं, आपकी मेन टॉपिक आज का क्या है? आपका जो वायुमंडल है, वायुमंडल का विकास। तो इस वायुमंडल के विकास में हम लोग क्या देखेंगे? एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे कि जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर को मैं जहां भी लिखूंगा, ये शॉर्ट फॉर्म मेरा है एटमॉस्फेयर का अपना, इसको आप लोग देख पाएंगे ATM करिए। ठीक है, तो ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है, खुद का अपना है। अगर आप लोग इसको समझ पाए तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाते हैं तो एटमॉस्फेयर उसको लिख लीजिएगा। बात ये होती है कि हमारा यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, आपने देखा कि हमारी अर्थ जो है, अर्थ के मान के चलिए लगभग बाहरी भाग पर क्या है? ये एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में कहीं न कहीं मान चलिए 1000 किलोमीटर तक नॉर्मली हम लोग मानते हैं। कितना? 1000। वैसे तो बहुत हो जाएगा। 1000 किलोमीटर तक जब हम नॉर्मली मानते हैं तो ये क्या है? एटमॉस्फेयर या आपका वायुमंडल है। ठीक है, तो इस एटमॉस्फेयर को हम लोगों ने बनता देखा है, कैसे बना था, उसका निर्माण जो है हम उस पर आज बात करेंगे। तो एटमॉस्फेयर की सिंपल सी परिभाषा एक है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर है क्या या वायुमंडल क्या है। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, मतलब जो पृथ्वी के चारों ओर जो अभी गैसीय भाग जो आपको मैं निर्मित हुआ दिखाई दे रहा था, वही आपका क्या है? वायुमंडल है। मतलब पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर जो आपको आवरण सा नजर आता है, पृथ्वी के चारों ओर आपका आवरण सा नजर आता है, चारों ओर आवरण को क्या हम लोग कहते हैं? जिसके अंतर्गत क्या है हमारा? पृथ्वी के चारों ओर, मतलब ये गैसीय आवरण है ना, तो उसको थोड़ा सा आप वो कर लीजिए। गैसीय आवरण को क्या कहलाएगा? आपका वायुमंडल कहलाएगा। ठीक है, गैसीय आवरण क्या कहलाएगा?
जो आपका गैसीय फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, ये आपका आवरण जो है वायुमंडल कहलाएगा। यही वायुमंडल क्या करता है, क्या करता है, जीवों को जीवन जीने की दशा, जीवों को जीवन जीने की दशा, जीवन, सही से लिख लीजिए इसको, जीवन जीने की दशाएं तथा जीवनदायिनी गैस प्रदान करता है ना। जीवनदायिनी गैस क्या है, ऑक्सीजन। गैस या वायु प्रदान करता है ना। तो जीवनदायिनी जो गैस है ऑक्सीजन है, और पेड़ों के लिए जो जीवनदायिनी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो यही हमारा जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, यही हमारा प्रदान करता है। अब हम जब देखते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर था, वायुमंडल हुआ करता था, वायुमंडल में जब हमारा ऑक्सीजन नहीं बनी थी, तो ऑक्सीजन बनने से पूर्व वायुमंडल की उत्पत्ति के समय वायुमंडल बन गया था। वायुमंडल की उत्पत्ति के बाद में इस एटमॉस्फेयर में दरअसल में आपका ये अर्थ है, और इस अर्थ के चारों ओर वायुमंडल हुआ करता था। इस वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा मात्रा थी हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की थी। तो उत्पत्ति के बाद अभी ये नया नया बना है वायुमंडल, और इस वायुमंडल में किसकी मात्रा अधिक है, हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सर्वाधिक थी। इन्हीं दो गैसों की मात्रा क्या थी, सबसे ज्यादा थी, सबसे अधिक थी। लेकिन जब ऑक्सीजन का निर्माण होता है, नाइट्रोजन का निर्माण होता है, ये गैसें भी कहीं न कहीं अपना जो है स्थान कवर करती हैं। और क्या था, शुरुआत में क्या होता है, ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा, तथा हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ऐसी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अन्य सभी गैसें जो हुआ करती थी, उन गैसों की मात्रा अधिक हुआ करती थी। तथा अन्य गैसों की अधिकता थी। क्या, अन्य गैसों की अधिकता थी। आपको ये दिखाई दे रहा ना, तो ये आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। मतलब जो ऑक्सीजन आपकी है, जीवनदायिनी गैस हम लोगों को जो जिंदा रखती है, उस गैस की अपेक्षा क्या था, अन्य गैसें जैसे कि जलवाष्प, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी गैसें जो हुआ करती थी, इनकी जो मात्रा अधिक हुआ करती थी। उसके बाद में होता क्या है, पृथ्वी का क्या होगा, शीतलन होगा। पृथ्वी के शीतलन के साथ ही क्या होता है, जलवाष्प का संघनन भी स्टार्ट हो गया था। जलवाष्प का संघनन होने लगा था।
मतलब जलवाष्प का भी संघनन कहीं न कहीं धीरे धीरे होने लगा था, जिससे हुआ क्या, जलवाष्प का जब संघनन होने लगा तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और कहीं न कहीं वायुमंडल में एक बरसात का माहौल बनने लगेगा। अब क्या हुआ, पृथ्वी के चारों ओर मैंने बताया आपका गैसीय जो आवरण है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और यह वायुमंडल जीवों को जीवन जीने की कुछ दशाएं प्रदान करता है और गैसेस देता है जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की उत्पत्ति के बाद में सबसे ज्यादा जो जिन गैसों की मात्रा हुआ करती थी वो उनमें से हाइड्रोजन और हीलियम एक हुआ करती थी, और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हुआ करती थी। इसके साथ ही अन्य गैसों की मात्रा जो हुआ करती थी वो अत्यधिक हुआ करती थी। इसके बाद में क्या होता है, हमने बात करी आपकी पृथ्वी के शीतलन के साथ ही क्या हुआ, जलवाष्प का भी संघनन होने लगा था। अब क्या होता है, वर्षा होने लगी, जब संघनन होने लगा। देखिए बात ये होती है, जब बादल बनते हैं, यहाँ पर जब बादल बनते हैं तो बादल बनने से क्या होगा, ये जो जलवाष्प की बूंदें हुआ करती थी एक बादल के रूप में ऐसे इकट्ठा हो गई। ऐसे इकट्ठा होने के बाद में देखिए जो गर्म हवाएं चलती हैं, इन गर्म हवाओं का इनमें प्रवेश होता है और प्रवेश होने के बाद में ये संघनित होकर के वर्षा करती हैं। तो ये जो वर्षा होती है तो यहाँ पर वर्षा जल में जो है CO2 मिल जाता है। वर्षा जल के साथ में कौन मिल जाता है, CO2। तो होता क्या है, जो पृथ्वी का शीतलन हो रहा था, पृथ्वी अर्थ जो हुआ करती थी आपकी और ठंडी हो जाती है। पृथ्वी जो है और ठंडी हो गई। जब और ज्यादा ठंडी हो जाती है, धीरे 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 वर्षा कई सालों तक होती रहती है लगातार, और पृथ्वी जो है कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार से ठंडी होती नजर आती है। तो जब ज्यादा ठंडी होगी पृथ्वी, तब आपको मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि कहीं न कहीं आपके हिमयुग देखने को मिलते हैं। तो क्या हुआ, CO2 के वर्षा जल में घुलने से वर्षा जल हुआ, वर्षा हुई, वर्षा जल निकला, और इस वर्षा जल में क्या हुआ, CO2 के घुलने से क्या हुआ, ऐसा लिखिए आप तो, CO2 के घुलने से CO2 के घुलने से क्या हुआ, जो पृथ्वी का ताप हुआ करता था वो कम हो गया। पृथ्वी का तापमान कम हुआ। ठीक है, जब पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कहीं न कहीं कम हो गया तो फिर और क्या होगा, इसकी कमी के चलते बाद में धीरे धीरे पृथ्वी पर कालांतर लिखा है, समझ लेना इसको, कालांतर में शैवाल का निर्माण होगा। जब शैवाल का निर्माण हो गया तो कहीं न कहीं धीरे धीरे आपकी जो सूर्य से आने वाली किरणें होंगी वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के पेड़ों का निर्माण होगा, और उन पेड़ों से आगे चल करके ऑक्सीजन का जो निर्माण है और बढ़ेगा। ठीक है, शैवालों का निर्माण, इसी के साथ साथ में पौधों का निर्माण होगा आपका, पौधों का निर्माण होगा। ठीक है, शैवालों के साथ साथ में पौधों का निर्माण होगा, और इसी के साथ में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रकाश संश्लेषण की जो है क्रिया शुरू हुई।
जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट हो जाने के बाद में बड़े बड़े वृक्षों का विकास हुआ। बड़े बड़े वृक्षों के विकास होने के बाद में क्या होगा, ऑक्सीजन का जो लेवल है और ज्यादा बढ़ेगा। बड़े वृक्षों का विकास हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि। जब ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, की मात्रा में वृद्धि देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो ऑक्सीजन की मात्रा में और वृद्धि हुई धीरे धीरे कहीं ना कहीं। अब क्या होगा, उसके बाद में जो है आपकी ऑक्सीजन बढ़ेगी। ऑक्सीजन बढ़ने के बाद में हुआ क्या, ऑक्सीजन बढ़ने के साथ साथ में कहीं ना कहीं जो आपकी पृथ्वी हुआ करती थी, पृथ्वी के जो चारों ओर वायुमंडल हुआ करता था, क्योंकि ऑक्सीजन भारी गैस है, तो इसकी जो सघनता हुआ करती थी, इसकी जो डेंसिटी हुआ करती थी, इसकी डेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई। जब इसकी डेंसिटी और ज्यादा अधिक बढ़ गई तो कहीं ना कहीं ये वाला जो नीचे का वायु का घनत्व तो हो जाएगा ना, अधिक हो जाएगा। और जो ऊपर वाले भाग में यहाँ पर जो पाया जाएगा, यहाँ पर जो पाया जाएगा वायु का घनत्व, उसका जो घनत्व होगा वो कम पाया जाएगा। मतलब ऊपर हल्की गैसें हो जाएंगी और नीचे ऑक्सीजन जैसी भारी गैसें कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगी और ये दिखाई देंगी। क्या हुआ उसके बाद में, ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो गई। ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होने के पश्चात फिर क्या होता है, होता क्या है, बड़े वृक्षों का निर्माण हुआ और बड़े वृक्षों से ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई। ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होने के बाद में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो है बढ़ रही है, और ऑक्सीजन बढ़ने के साथ में वायुमंडल के निचले भाग में क्या हुआ, निचले हिस्से में घनत्व जो है, सघनता, मतलब वायु की सघनता, वायु की सघनता अधिक तथा आपका जो ऊपरी वाला हिस्सा होगा, सतह के सर्वोच्च भाग पर वायु का घनत्व सबसे कम, मतलब होता है या नजर आता है, हो जाता है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मतलब जब वायु का घनत्व हमारे यहाँ पर जब हम देख पा रहे हैं तो वो और भी कम हो जा रहा है। उसका कारण क्या है, ऑक्सीजन भारी गैस होने के चलते वो निचले मतलब हिस्सों में रह जाती है। अब कोई भी वस्तु रहेगी तो वो जो भारी होगी वो नीचे रहेगी, जो उससे हल्की होगी वो उससे ऊपर रहेगी, उससे हल्की होगी वो सबसे ऊपर रहेगी, मतलब जो सबसे हल्की वो सबसे ऊपर हवा रहेगी। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था और यहाँ पर घनत्व बढ़ रहा था और निचला घनत्व जो हुआ करता था वो घनत्व क्या हुआ करता था, वो उसमें वृद्धि और ऊपर के घनत्व में कमी देखने को नजर आ रही थी। पृथ्वी पर CO2 की कमी और ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और बड़े वृक्षों का विकास होता है और ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। ऑक्सीजन में वृद्धि हुई तो कहीं ना कहीं आपका जो वायुमंडल हुआ करता था, वायुमंडल के निचले हिस्से में भारी गैसें, मतलब भाई कोई भी वस्तु होगी जो भारी होगी वो नीचे ही तो रहेगी। तो भारी वस्तु मतलब भारी गैसें नीचे रहती थी और जो आपकी हल्की गैसें थी वो ऊपर उठ गई। अब होता क्या है, जब भारी गैसें
नीचे उठ मतलब चली गई। उसके बाद में हुआ क्या, स्थलीय सतह स्थलीय सतह पर जो घनत्व हुआ करता था, तो स्थलीय सतह का घनत्व जलीय सतह के घनत्व से कम था, सतह के घनत्व से कम था। ठीक है, अगर ये कम हो गया तो उसका कारण क्या है, देखिए कहीं ना कहीं जो आपका जलीय घनत्व हुआ करता था वायु का, जलीय वाले भाग में आप लोग समझिए इसको थोड़ा सा, मान लिया ये वाला स्थल भाग है, ये वाला जलीय भाग है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थल वाला है, ठीक, और यहाँ पर ये वाला जलीय भाग है, तो ये वाला जल वाला भाग है। ठीक है, बात करते हैं जलीय भाग की, तो जलीय भाग में कहीं ना कहीं नमी जो है, अगर हवाएं चलेंगी तो नमी युक्त हवाएं होंगी, नमी युक्त रहेंगी, तो ये क्या रहेंगी, हमेशा बाहरी रहेंगी, और इनमें जो है कहीं ना कहीं आपको शुष्कता नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं इनमें नमी नहीं होगी। ठीक है, तो इनमें नमी मतलब नहीं पाई जाएगी, नमी जो है नहीं, और इनमें नमी पाई जाएगी, तो इसलिए ये भारी होंगी, ये वाली गैसेस जो होंगी भारी होंगी जली वाली, और स्थल वाली कहीं ना कहीं हल्की गैसेस आपकी नजर आएंगी। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे होता क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है आपकी बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी, तो इसका कुछ परसेंटेज रहता है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होती है आपकी, नाइट्रोजन की मात्रा कहीं न कहीं बढ़ती है, और उस मात्रा में कहीं न कहीं जब हम देखते हैं तो नाइट्रोजन आपकी कितनी हो जाएगी, 78% के आसपास, 78.8%। वहीं पर आपकी ऑक्सीजन जो हुआ करती है, ऑक्सीजन की मात्रा में भी मतलब वृद्धि हुई, लेकिन बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं, लेकिन फिलहाल काफी हुई, 20.9% लगभग, 20.95% लगभग जो आपकी ऑक्सीजन है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। 1% में यहाँ पर अन्य गैसें, जो अन्य गैसें होती हैं, अन्य गैसें प्लस CO2 जो है 1% भाग में पाई जाती हैं। तो ये जो गैसें हैं कहीं ना कहीं 1% भाग में अन्य गैसें और CO2 पाए जा रहे हैं, लेकिन आपके लगभग 21% ये पाई जा रही है, 78% लगभग नाइट्रोजन आपकी पाई जाती है। ये आपको पता चल गया। अब हमारे यहाँ पर जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल, हमारा जो वायुमंडल है कंबल के रूप में कार्य करता है। कैसे, कंबल की तरह कार्य करता है। आप लोग वर्तमान में ठंडियों में खूब कंबल ओढ़ते होंगे ना, कंबल की तरह कार्य करता है कौन, वायुमंडल। आप लोग कैसे कह पाते हैं, ये हम लोग कैसे आपको एग्जांपल दें, तो आपका वायुमंडल कंबल की तरह ही कार्य करता है। उसका कारण ये है, आपको मैं बताऊं, दरअसल में बात यह है कि आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा, यो मून है जो आपका, इस चंद्रमा पर आपका कंबल नहीं है, यही वाला कंबल जो वायुमंडल है ना, ये वायुमंडल इस पर नहीं है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है दिन में, ताप जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और लेकिन रात में जो हुआ करता है तापमान, ताप बहुत कम होता है। कितना, बहुत कम हो जाता है अपने मिनिमम स्तर पर।
इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर इस जो कंबल का फायदा क्या है, स्थलीय घनत्व जलीय घनत्व से कम होता है। ये मैंने आपको बताया। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन आपकी लगभग 21%, 1% भाग में अन्य गैसें आपकी पाई जाती हैं। हमारे यहाँ पर एक कंबल पाया जाता है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, और हमारे चंद्रमा पर ये कंबल नहीं पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं इसकी मात्रा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ पर पाया जाने वाला जो एटमॉस्फेयर है, ये कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। अर्थ पर एटमॉस्फेयर, ये जो एटमॉस्फेयर है, सूर्य से दरअसल में आने वाली किरणें, जब ये सन है, माफ कीजिए इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं तब समझ में आएगा थोड़ा अच्छे से। जब हम बात करते हैं सूर्य से आने वाली किरणों की, ये मान ली मैंने अर्थ बना दी, ये हो गया एस सूर्य। तो जो ये सूर्य की किरणें आ रही हैं पृथ्वी पर, ये इस मात्रा में आती हैं, ठीक है, सीधे सीधे। तो जब जाती है ना, तो ये ऐसे ऐसे जाती है। तो ये इनका जो पार्थिव विकिरण जो होता है, वो पार्थिव विकिरण मतलब संवहनी विकिरण के माध्यम से आती हैं, लेकिन पार्थिव विकिरण के माध्यम से जाती हैं पार्थिव वे में। तो पार्थिव विकिरण के माध्यम से इस वे में जाती हैं, तो ये जो आपकी किरणें हैं, ये हमारे जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल के द्वारा रोक ली जाती हैं, ठीक है। और इस वायुमंडल में फंस करके ये किरणें पुनः वापस आ जाती हैं। तो हमारे वायुमंडल को कहीं ना कहीं ये गर्म रखती हैं। ये हमारा वायुमंडल गर्म रहता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ना तो वायुमंडल ठंडा हो जाता है, ना तो हमारा मतलब हमारे यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ पर तो बहुत ठंडी पड़ रही है आजकल, लेकिन ये वाली कोई ठंडी नहीं है। -500 डिग्री सेल्सियस नहीं टेम्परेचर हो रहा है ना यहाँ पर। तो -500 डिग्री सेल्सियस इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये आपका जो कंबल है, इसको कंबल को ओढ़ के रखा है। आपकी रजाई का टेम्परेचर इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपके बाहर जो अंदर की हवा निकलती है वो उसी के अंदर भरी रहती है, इसीलिए रजाई गर्म हो जाती है। नहीं तो आपके हर एक अंग से जो हीट मतलब एनर्जी निकल रही है वो रिलीज होती है, रिलीज होकर के आपके कंबल के अंदर रहती है। अगर आप कंबल नहीं ओढ़ेंगे तो आपका पैर हाथ पैर जो भी रहेगा वो ठंडा ही हमेशा बना रहेगा। इसलिए ये भी क्या है, ये जो कंबल आपने ओढ़ रखा है, इस कंबल की वजह से आपको बहुत ज्यादा ठंडी ना तो लगती है, ना तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये कारण है पृथ्वी पर कंबल होने का रीजन है। और हमारे ये चंद्रमा पर क्या है, चंद्रमा पर ये वाला कंबल नहीं है, तो इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी और बहुत ज्यादा गर्मी जो है आपको नजर आएगी, ठीक है। इसीलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर दैनिक तापांतर इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखेंगे कि आजकल का जो टेम्परेचर है कितना रहता है, इसी कंबल की वजह से, वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर दैनिक तापांतर कम है। क्या है, पृथ्वी पर दैनिक तापांतर कम है। तापांतर क्या होता है, देखिए आजकल आप लोग देख पा रहे होंगे कि 18 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम रहता है, ठीक है। 18 डिग्री मैक्सिमम रहा। अगर मतलब मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो बहुत ज़्यादा कहीं 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसा रहता है, मिनिमम रहता है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर, 10 डिग्री सेल्सियस का ना। तो इतना अभी ठंडियों में मैक्सिमम है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम। जब हम बात करते हैं गर्मियों में, हमारा रहता है टेम्परेचर कहीं कहीं मान लीजिए कि 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 45 डिग्री सेल्सियस। और कहीं पर टेम्परेचर ये बना रहता है आपका 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो भी यहाँ पर जो मैक्सिमम तापांतर दिख रहा है आपको, तो लगभग मान लीजिए यहाँ पर 20 है, 20 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री कम होता है, 20 डिग्री सेल्सियस है। तो भी आपको यहाँ कहीं ना कहीं 25 डिग्री सेल्सियस का ही जो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर आपको दिख रहा है,
तापांतर क्या है? ये दैनिक तापांतर है एक दिन का, मैक्सिमम और मिनिमम का जो टेम्परेचर होता है वो दैनिक तापांतर कहलाता है। तो इतना ही है, इसलिए हमारे यहाँ पर जीवन जीने योग्य सभी दशाएं मौजूद हैं। इसीलिए हम अपने पृथ्वी को क्या बोलते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स क्षेत्र हम लोग कहीं न कहीं बात करते हैं तो कहते हैं। अगर हमारे यहाँ पर वायुमंडल नहीं होता, मान लिया, अब हम बात करें यदि वायुमंडल ना होता, क्या ना होता तो क्या होता? तो चंद्रमा की भांति हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी और बहुत ज्यादा गर्मी होती। तो क्या होता? अधिक गर्मी हमको झेलनी पड़ती तथा अधिक ठंडी हमको झेलनी पड़ती, बहुत ज्यादा ठंडी। समझ गए आप लोग? तो इसीलिए हमारा जो कंबल है तो उस कंबल को हमने ओढ़ रखा है, इसलिए ना तो अधिक गर्मी हमारे यहाँ पर होती है और ना ही अधिक यहाँ पर हमारे यहाँ ठंडी आपको नजर आती है। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात जरूरी है। पृथ्वी की आयु मैंने आपको बताई थी कुछ, तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं? अंतिम चरण में हम लोग पहुंच रहे हैं। पृथ्वी की आयु का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं? कुछ फैक्ट हैं दो चार, उनको नोट करिए। पृथ्वी की आयु का निर्धारण हम लोग करते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि से। यूरेनियम डेटिंग विधि से मैंने बताया था ना, कितने अरब? 6.5 बिलियन साल या अरब साल, बिलियन ईयर, ठीक। तो इतनी विधि, इस विधि से मापी गई है, यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की उम्र, आयु। और जो हमारे जीवाश्म होते हैं, देखिए इस पृथ्वी पर हर एक जीव में कहीं न कहीं कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जिस जीव में कार्बन की मात्रा पाई जाएगी उस जीव की जो उम्र है कार्बन डेटिंग विधि से निकाली जाएगी। तो क्या है, पृथ्वी पर सभी जीवों में क्या मौजूद है आपका? सभी जीवों में क्या है? कार्बन मौजूद है। ये भी आपको समझ में आ रहा है? हम बात करते हैं जीवों या जीवाश्मों की आयु जो ज्ञात की जाती है, कैसे ज्ञात की जाती है? जीवों या जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग विधि से। कैसे ज्ञात की जाती है? कार्बन डेटिंग विधि से, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनकी जो आयु ज्ञात की जाती है वो कैसे? कार्बन डेटिंग विधि से ज्ञात की जाती है। जो आपके वैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिकों का वर्तमान का जो सिद्धांत है, वर्तमान वैज्ञानिक मतलब वर्तमान वैज्ञानिक जो है आपके जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति को रासायनिक क्रिया मानते हैं। क्या मानते हैं? रासायनिक क्रिया मानते हैं। वो लोग ये मानते हैं कि कहीं न कहीं हमारा जो जीवन है, इसकी जो उत्पत्ति है, जो हम लोग जिंदा है, हमारे अंदर जो आत्मा है,
वो अध्यात्म को छोड़ करके हमारे यहाँ पर जो मान रहे हैं कि मतलब रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जीवन की उत्पत्ति हुई है, उसी के बाद में हम लोग धीरे 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 कहीं ना कहीं क्रम वाइज विकसित होते चले जा रहे हैं। तो आज की क्लास जो है ये यहाँ तक की हमारी समाप्त होगी, क्योंकि अब जो हमारा क्लास है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, वो क्लास यहाँ तक समाप्त होता है। ये लेसन यहीं तक था और विभिन्न समय काल को हमने इसमें देखा था, और इसी के साथ साथ में हमने अंत में वायुमंडल की जो उत्पत्ति हुआ करती थी उसको भी हमने देख लिया। जीवन की उत्पत्ति हमने बहुत पहले देख ली थी। उसके साथ साथ में विभिन्न जीवों का काल हमने देखा, मत्स्य युग देखा, डिवोनियन काल मतलब आपका डायनासोर युग देखा, और बर्फ युग देखा, हिमपात युग देखा। इन सब के चलते हुए हम लोग क्लास को कहीं न कहीं अब तक फिनिश कर पाए। और अगली जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास को हम लोग कहीं न कहीं क्या करेंगे, उस क्लास को पृथ्वी की गतियों वाली जो हमारी क्लास होगी, उस क्लास को हम लोग कहीं न कहीं स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, यहाँ तक कि आप लोग देख पाएंगे, और धीरे धीरे आपकी जो क्लास है बढ़ती रहेगी, और ज्योग्राफी में हम लोग महारत हासिल करेंगे। सिंपल सी बात है। ये जो इम्पोर्टेंट सेशन है, जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में तो आती होंगी मेरे हिसाब से, मैं जैसे समझाता हूँ। और अगर कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक आपके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन को आगे बढ़ाते रहें और लगातार दोस्तों तक पहुँचाएँ, और अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक भी करते रहें। ठीक है, धन्यवाद और नमस्कार।